और अभी 80% बच्चा ऐसा है जिसने कुछ नहीं पढ़ा है। तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम ये है कि मैम हम लाइव क्लासेस कैसे अटेंड करें, एक सही गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, एक ट्रैक पर आने की जरूरत है। तुमने जितना सोचा है तुम उससे कई ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। इससे सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, नंबर नहीं बढ़ते। इन्हें तरीके से रिवाइज कर लो, किसी भी वन शॉट से तुम रिविजन कर सकते हो। उन्हें लगा कर देखो, जहां पर डाउट आता है अपने टीचर से पूछो। उन चैप्टर्स के अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पर ज्यादा फोकस करना है। बेटा हाफ ईयरली एग्जाम्स तुम्हारे सर पर हैं और अभी 80% बच्चा ऐसा है जिसने कुछ नहीं पढ़ा है। देखो अप्रैल में जब सेशन स्टार्ट होता है तो बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन बैचेस परचेज करे, कुछ ने ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस ट्यूशंस ज्वाइन करे और तुम 10-15 दिन तक बहुत बढ़िया पढ़ रहे थे, एकदम मक्खन तरीके से पढ़ रहे थे। फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है और अब तुम दोबारा उस फ्लो में आ ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम यह है कि मैम हम लाइव क्लासेस कैसे अटेंड करें, पीछे का ही कंप्लीट नहीं हुआ, इतना सारा हमारा बैकलॉग है। तो अब तुम्हारे सर के ऊपर बहुत सारा बैकलॉग का बर्डन है। सेकेंड थिंग इज, तुम्हें पता है हाफ ईयरली एग्जाम्स में पेपर बहुत टफ आता है और टीचर्स उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हें 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर गलती से भी हाफ ईयरली में नंबर कम आते हैं तो जो पेरेंट्स तुम्हें ताने देंगे, वो जो तुम्हें सुनाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर एक अलग प्रेशर है कि फलाना दीदी इंजीनियरिंग कर रही है, फलाना भैया डॉक्टरी कर रहे हैं, ये सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है, तो उनके ऊपर प्रेशर है, तो तुम्हें पेरेंटल प्रेशर भी झेलना है। तो इस वक्त तुम्हें एक दीदी भैया से एक सही गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, एक ट्रैक पर आने की जरूरत है। मैं तुम्हें बताऊंगी 5 ऐसी मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं हाफ ईयरली एग्जाम से पहले, बट तुम्हें ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, अगर तुम मेरी बात मान जाते हो, इस तरीके से पढ़ाई कर लेते हो, तो बेटा तुमने जितना सोचा है तुम उससे कई ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे फटाफट से शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, बच्चों की जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, लास्ट मिनट स्टडी। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैम एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ लूंगा या फिर जो प्रिपरेशन लीव आएगी उस प्रिपरेशन लीव के अंदर पढ़ लूंगा। देखो बेटा साफ बात है, इससे सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, नंबर नहीं बढ़ते। तुम्हें अभी से अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मैम अभी से हम कैसे पढ़े, तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, आओ फटाफट से देखते हैं। देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। सपोज 8 चैप्टर्स आ रहे हैं किसी भी बुक के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उन चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। पहली कैटेगरी है ग्रीन कैटेगरी, इसके अंदर तुम डाल दो अपने इजी चैप्टर्स। सेकंड कैटेगरी आती है मॉडरेट कैटेगरी, ऐसे चैप्टर्स जो बहुत ज्यादा तुम्हें टफ नहीं लगते हैं। अगर 1-2 बार तुम कोई वन शॉट देखोगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाओगे तो तुमसे ये चैप्टर्स बन जाएंगे। बट तीसरी आती है रेड कैटेगरी, इसमें डाल दो हार्ड चैप्टर्स जिनसे तुम्हें डर लगता है। स्पेशली बच्चों को न्यूमेरिकल चैप्टर से, क्वेश्चंस वाले चैप्टर से बड़ा डर लगता है। तो देखो पहली कैटेगरी की बात करते हैं, इजी चैप्टर्स। अब ये इजी चैप्टर, कोई भी चैप्टर इजी या टफ नहीं होता है, सीधी सी बात है। अगर तुमने किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, 2-3 बार पढ़ लिया है, वो चैप्टर UT1 में आ गया है, UT2 में आ गया है, तो तुम्हें वो चैप्टर अपने आप इजी लगने लग जाता है। तो एक काम करो, सबसे पहले इन चैप्टर्स को साइड में निपटा दो। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टैटिस्टिक्स में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया, आपका BST के अंदर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस हो गया, क्योंकि ये बार बार पेपर में पूछा गया है, तुम्हें याद हो गया होगा हिस्ट्री वाले पार्ट को छोड़ के। तो सबसे पहले फटाफट से इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो, इन्हें तरीके से रिवाइज कर लो, किसी भी वन शॉट से तुम रिवीजन कर सकते हो। अब 8 चैप्टर्स है, मान लो तुम्हारे 2 चैप्टर्स इजी चैप्टर्स है, ये तुमने फटाफट से कंप्लीट कर लिए 2-3 दिन लग के। इनके आगे तुम टिक लगा दोगे ना, तो तुम्हें अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि भैया 8 में से 2 चैप्टर्स मेरे पूरी तरह से डन है। ओके मैम। सेकंड कैटेगरी आती है हमारे पास में हमारे मॉडरेट चैप्टर्स, कच्चे पक्के हैं बट 1-2 बार पढ़ोगे तो आराम से हो जाएंगे। तो बेटा इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो। अगर तुम मान लो नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हो अपने कोचिंग के अंदर या फिर बैच के अंदर, तो आपके पास में यूट्यूब पर डिटेल्ड वन शॉट्स अवेलेबल है। जिस टीचर का समझ में आता है उन डिटेल्ड वन शॉट से इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लो और साथ साथ में इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लो। जो भी रेफरेंस बुक तुम फॉलो कर रहे हो उस किताब के अंदर बेटा बहुत सारे MCQs
एमसीक्यूज गिवन होते हैं, बहुत सारे 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 6 मार्कर्स गिवन होते हैं। तो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। हम टीचर्स बच्चों को बताते हैं कि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चंस की लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लो। अब तीसरे आते हैं बेटा हार्ड चैप्टर्स। इन्हें कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तुम्हें देखो इस वक्त थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो तुम सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, या फिर रात को थोड़ा सा आप लेट सो, थोड़ा बहुत आपको 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। इन हार्ड चैप्टर्स को प्रिपेयर करो, क्योंकि अगर ये हार्ड चैप्टर्स नहीं हुए, 8 में से 2 चैप्टर्स भी तुम्हें हार्ड लग रहे हैं, तो बेटा यही वो चैप्टर्स है जो तुम्हें एग्जाम टाइम में एंजाइटी देंगे। और तब जब एंजाइटी होती है ना बेटा, तो वो प्रेशर ऐसा होता है कि तुम किताब लेकर बैठे रहोगे 8-8 घंटे तक, बट तुम्हें लगेगा चीजें तुम्हारे दिमाग में जा ही नहीं रही हैं, तुम याद कर रहे हो और याद करके भूल जा रहे हो। तो तुम्हें इन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर वन शॉट्स वगैरह से प्रिपेयर करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर न्यूमेरिकल है तो बढ़िया अपनी किताब के पीछे के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उन्हें लगा लगा कर देखो, जहां पर डाउट आता है अपने टीचर से पूछो। तो इस तरह से तुम्हें चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ना है। अब सेकंड चीज आती है बेटा, मान लो तुम्हारी बुक के अंदर 12 चैप्टर्स हैं, तो 12 के 12 चैप्टर्स ही थोड़ी ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मान लो स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स और दूसरा चैप्टर है मीन मीडियन मोड। तो बेटा दोनों ही चैप्टर्स को तुम बराबर टाइम थोड़ी ना दोगे। ऑब्वियस सी बात है, मीन मीडियन मोड एक बड़ा चैप्टर है, इसका वेटेज ज्यादा है, इस पर तुम ज्यादा टाइम खर्च करोगे। तो चैप्टर्स को प्रायोरिटी वाइज डिवाइड करो। जो चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका वेटेज ज्यादा है, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उन चैप्टर्स पर तुम्हें ज्यादा टाइम खर्च करना है। जैसे स्टैट्स में मीन मीडियन मोड तुम्हारा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा तुम्हारा हो गया। उसके बाद में भी देखो चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है। चैप्टर के अंदर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढो। अब मैम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे? तुम्हें तुम्हारे स्कूल के टीचर्स भी बताते हैं, और हम टीचर्स यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस अपलोड करते हैं। तुम्हें जिस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, सब्जेक्ट का नाम डालो, फैकल्टी का नाम डालो, आगे लिख दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मीन मीडियन मोड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो तुम्हें हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है, और उन चैप्टर्स के अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पर ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि बेटा इस वक्त अगर तुम ये सोच रहे हो भैया मैं तो पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ लूंगा शुरू से लेकर एंड तक, तो ये मूर्खता है। तुम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो, यू डोंट हैव इनफ टाइम। तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर यहां पर फोकस करना है। तो पहली गलती समझ में आ गई कि भैया तुम्हें लास्ट के लिए कोई चीज नहीं छोड़नी है, चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करो, उनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर तुम्हें और ज्यादा फोकस करना है। मैम गलती नंबर 2 जो बच्चे करते हैं, नो प्लानिंग। ये गलती मैं भी बहुत करती थी कि हम रैंडमली कोई भी बुक खोल के बैठ जाते हैं कि भैया कभी मन कर रहा है कभी बिजनेस स्टडीज पढ़ ली, कभी मन कर रहा है कभी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली, कभी मन कर रहा है कभी आपने अकाउंटेंसी पढ़ ली। बेटा इस तरह से अगर बिना प्लानिंग के रैंडमली कुछ भी पढ़ लोगे तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। डेली सोने से पहले तुम्हें अपना टाइम टेबल सेट करना है, तुम्हें अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनानी है। अब मैम ये टू डू लिस्ट हम कैसे बनाएंगे? इस टू डू लिस्ट के अंदर तुम्हें बताना है कि भैया कितने बजे से कितने बजे तक तुम पढ़ने वाले हो। अब तुम्हें अपने लिए टारगेट सेट करना है कि कल तुम्हें कौन सा चैप्टर पढ़ना है। पूरा चैप्टर तुम नहीं पढ़ सकते हो, उस चैप्टर का कौन सा टॉपिक तुम्हें कंप्लीट करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तुम कंप्लीट कर लोगे। ठीक है मैम। उसके अलावा डिफिकल्ट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को तुम्हें ज्यादा टाइम देना है, जैसे मीन मीडियन मोड हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका पीपीसी हो गया है, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस हो गए, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस, डिक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में डिफरेंस। तो इस तरह के चैप्टर्स, इस तरह के टॉपिक्स पर तुम्हें ज्यादा फोकस देना है। थर्ड है सेपरेट टाइम फॉर रिविजन। ये हम अभी आगे भी कवर करेंगे। देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो नई चीजें पढ़ते जाते हैं, और जो पुराना पीछे का पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, उन्हें तो रिवाइज ही नहीं करते। बेटा इससे क्या होगा? नया वाला तो कच्चा कच्चा है ही, जो पुराना वाला पक्का था उसको भी तुम भूल चुके हो। तो बेटा सेपरेट टाइम रखो, दिन का 1-1.5 घंटा, जिस टाइम के अंदर सिर्फ तुम पुरानी चीजों को क्या करोगे, रिवाइज करोगे, ताकि कॉन्फिडेंस रहे कि भैया मुझे आता है, जो मैंने पढ़ा है वो मैं कर सकता हूं। तो कुछ इस तरह से तुम्हें डेली की टू डू लिस्ट बनानी है कि कल कौन से चैप्टर का कौन सा पार्ट करना है।
जो नया फ्रेश पढ़ना है वो भी लिखोगे, जो पुराना वाला रिवाइज करना है वो भी तुम मेंशन करोगे। रिवीजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और इसी से हमारी थर्ड गलती आती है, नो रिवीजन। बच्चे क्या करते हैं, नया नया पढ़ते जाते हैं और पुराना वाला रिवाइज नहीं करते। अब मैम रिवीजन किस तरह से करना है, तो बेटा हम टीचर्स तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम यूट्यूब पर इतने सारे डिटेल्ड वन शॉट्स डालते हैं, तुम उन वन शॉट से रिवाइज कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। गो फॉर डिटेल्ड वन शॉट मैं हमेशा बच्चे को कहती हूं। उसके बाद में तुम्हें और रिवीजन करना है तो बेटा कभी हमारे चैनल्स पर कम्युनिटी पोस्ट चेक करना, तुम्हें वहां पर इतने सारे माइंड मैप्स मिलेंगे। बच्चे बोल देते हैं कुछ आके कि मैम ये तो आपने चैट जीपीटी से बनाया है। भाई चैट जीपीटी से बनाने के लिए भी उसे अपने नोट्स, डिटेल नोट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सो ये माइंड मैप्स बहुत बढ़िया है तुम्हारे रिवीजन के लिए, इनसे बढ़िया तुम रिवीजन कर सकते हो। अब बच्चे कहते हैं मैम हम पुराना वाला जो पढ़ा था ना वो भूल गए, तो हम किस तरह से रिवीजन करें। तो बेटा रिवीजन के लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, क्या है, 1 डे, 3 डेज एंड 7 डेज रिवीजन स्ट्रैटेजी। मैम ये क्या है, मान लो तुमने कोई चीज आज पढ़ी है, आज तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, तो बेटा एक दिन बाद में यानी कि कल तुम्हें उस चैप्टर को क्या करना है, रिवाइज करना है। फिर उस चैप्टर को तुम्हें 3 दिन बाद में रिवाइज करना है। फिर उस चैप्टर को तुम्हें 3 के बाद में और प्लस 7 डेज, 7 दिन बाद में रिवाइज करना है। तो जैसे मान लो आज पढ़ा, आज के बाद में मैं कल रिवाइज करूंगी, कल पढ़ लिया तो कल के बाद में और 3 दिन प्लस कर लो, उसके बाद में मैं रिवाइज करूंगी, फिर और 7 दिन प्लस कर लो, फिर मैं रिवाइज करूंगी। ऐसे अगर तुमने 3 बार रिवीजन कर लिया, ट्रस्ट मी तुम चीजें नहीं भूल पाओगे। और एक और चीज मैं बैच के अंदर बच्चों को बोलती हूँ, बेटा जितने तुम्हारे सेंसेस इन्वॉल्व होंगे ना, कि तुम लेक्चर देख भी रहे हो, आंखें इन्वॉल्व है, कान इन्वॉल्व है, तुम सुन भी रहे हो। कई बार हम बोल बोल के चीजें याद करते, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, आंख बंद करो और जोर से उसको बोलो, जितना जोर से बोलोगे वो याद रहेगी। हम लिख लिख कर याद करते हैं, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो जितने तुम्हारे सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, चीजें उतना ही बेटर वे में तुम्हें याद रहेंगी। तो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये शॉर्ट नोट्स तुम्हें एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेंगे रिविजन के लिए। गलती नंबर 4, नो प्रैक्टिस। बेटा बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते जाते हैं, स्पेशली 11th क्लास का बच्चा, क्योंकि 12th वाला बच्चा जानता है कि उसको पीवाईक्यूज करने हैं। तुम प्रैक्टिस तो करते ही नहीं हो, तुम सिर्फ वन शॉट से पढ़ लेते हो, टीचर का लेक्चर अटेंड कर लेते हो, लाइव क्लास अटेंड कर लेते हो। बेटा तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है। अब हम प्रैक्टिस कैसे करें, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, हर बुक के अंदर चैप्टर के बाद में बहुत सारे एमसीक्यूज गिवन है, उन एमसीक्यूज को बैठकर लगाओ, उससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है। अब मैम कौन से क्वेश्चंस की हम लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, हर क्वेश्चन की लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करनी है। उस पर्टिकुलर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने टीचर से पूछो, यूट्यूब पर सर्च करो, हम लोगों ने डाल रखे हैं, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तुम्हें लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनकी लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। जैसे पीपीसी हो गया है, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड और एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, इंक्रीज इन डिमांड या फिर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के अंदर डिफरेंस। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बताते हैं उनकी तुम्हें लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ पढ़ने से, लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा। और आखिरी गलती बेटा, नो फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। अभी से तुम्हें अपनी प्रेजेंटेशन पर फोकस करना है। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। बहुत बार ऐसा होता है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि टीचर दिल खोलकर नंबर देता है, खुश होकर नंबर दे देता है। अब मैम प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, बेटा कभी भी तुम्हें अपने आंसर्स पैराग्राफ्स में नहीं लिखने हैं, हर चीज तुम्हें पॉइंटर्स के अंदर लिखनी है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही है ऑफ कोर्स, तो सबसे पहले तुम उसका क्या करोगे, मीनिंग एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद में अगर वहां पर कोई टेबल है या फिर कोई कर्व है, कोई डायग्राम है, या फिर मान लो कोई भी फ्लो चार्ट वगैरह है, जैसे बीएसटी में फ्लो चार्ट्स होते हैं, तो वो टेबल्स डायग्राम्स तुम्हें बनाने हैं। फिर उस टेबल डायग्राम या फिर जो भी टॉपिक है उसे आपको प्रॉपर्ली पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल देने में कंजूसी मत करना, अलग अलग कलर के पेन्स को यूज नहीं करना है। सिंपल एग्जाम्पल लिखो, उसे अंडरलाइन करो, फिर तुम्हें एग्जाम्पल लेना है। एंड जब बीएसटी जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात होती है, तब तुम्हें भर भर के फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। एंड अगर केस स्टडीज आती है, केस स्टडीज में आपको ज्यादा रामायण नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट अपने आंसर्स लिखने हैं। तो इस तरह से तुम 6 मार्कर क्वेश्चंस की भी लिख लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो। सर्च कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी 6 मार्कर क्वेश्चंस हैं उनकी लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। और यही तुम्हारे लिए एक मौका है कि भैया तुम अपने टीचर्स को इंप्रेस कर सकते हो, क्योंकि यही जो स्कूल वाले टीचर्स है, इन्हीं सब नंबर्स के बेसिस पर वो क्लास 12th के अंदर जो तुम्हारे 20 नंबर के भेजेंगे ना स्कूल से, वो इन सब चीजों के बेसिस पर ही भेजते हैं कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है। इस बेसिस पर वो 20 में से तुम्हें आगे नंबर भेजेंगे। तो 11th क्लास तुम्हारे लिए एक मौका है कि तुम अपने टीचर्स के सामने एक इंप्रेशन अपना जमा सकते हो। और अभी से यार कमर कस लो, क्योंकि तुम्हें 12th के अंदर फोड़ना है।
सो अगर तुमने ये वीडियो पूरा देखा है तो एक बार कमेंट्स में लिख देना, यस मैम वी विल नॉट डू दीज मिस्टेक्स, और हम फोड़ने वाले हैं हमारे हाफ ईयरलीज के अंदर। सो आर यू गाइज रेडी?